उसके बाद आ जाता है वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व या फिर स्कारपास गैंग्लियन जो है ये सिचुएटेड होता है लेटरल पार्ट ऑफ द इंटरनल अकॉस्टिक मेटस में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस ही कहते हैं, जबकि इंटरनल मैंने आपको फिगर में भी दिखाया। ये यहाँ पे जो है ना ये है इंटरनल अकॉस्टिक मेटस, तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये गैंग्लियन जो है ना सिचुएटेड होता है उसके लेटरल पार्ट में, ठीक है। इसमें बायोपोलर सेल्स होते हैं। डिजिटल जो प्रोसेसेस होंगे ना उन बायोपोलर सेल्स के, वो इनर्वेट कर रहे होंगे सेंसरी एपिथेलियम ऑफ द लेब्रिंथ को, जबकि उसके जो सेंट्रल जो प्रोसेसेस हैं वो एग्रीगेट होके एक वेस्टिबुलर नर्व बनाएंगे, ठीक है। तो जो डिजिटल पोर्शन है, जो डिजिटल प्रोसेस होता है इन बायोपोलर सेल्स का, वो इनर्वेट करता है सेंसरी एपिथेलियम ऑफ द लेब्रिंथ को, जबकि उनका जो सेंट्रल प्रोसेस है ये एग्रीगेट होके जो है वो वेस्टिबुलर नर्व बना देंगे। ये है स्कारपास गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल वेस्टिबुलर कनेक्शन। देखिए फाइबर्स जो है ना वेस्टिबुलर नर्व एंड के इन द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वहाँ पे जाके एंड होंगे एंड सम गो इनटू द सेरिबेलम डायरेक्टली। देखिए ये सेरिबेलम में क्योंकि बैलेंस के साथ इन्वॉल्व है तो वहाँ जाएंगे फाइबर। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है वो 4 होते हैं इन द नंबर, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल एंड डिसेंडिंग। ये हमने न्यूरो एनाटमी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये 4 न्यूक्लियाई। एफरेंट टू दिस न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ से आएंगे, 5 जगह से आएंगे। एक पेरिफेरल वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स से, जैसे हमारे जो सेमी सर्कुलर कनाल हो गया, आर्टिकल, सैक्यूल, यहाँ से उनमें एफरेंट जाएंगे। दूसरा सेरिबेलम से आएंगे, उस न्यूक्लियर को सेरिबेलम से भी एफरेंट आएंगे। तीसरा रेटिकुलर फॉर्मेशन, वहाँ से भी आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड से भी आएंगे और कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड का जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर है वहाँ से भी, ठीक है। थस इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द लेबिरिंथिन रिसेप्टर्स इंटीग्रेट हो जाएगी विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोमेटोसेंसरी सिस्टम। यानी लेब्रिंथिन रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो फिर इंटीग्रेट हो रही है विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोमेटोसेंसरी सिस्टम। अब ईफरेंट की बात करें, ईफरेंट जो होंगे ना फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वो जाएंगे कहाँ, मतलब गो टू द न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 एंड 6, यानी ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसन, ठीक है। वहाँ पे ये जाएंगे किसकी मदद से, विया द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ये एक्सप्लेन करता है पाथवे फॉर द वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, और ये एक्सप्लेन करता है जेनेसिस निस्टैग्मस की, निस्टैग्मस कैसे होता है, ठीक है। ये सारे अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है दूसरा इफरेंट कहाँ जाएगा, मोटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, यानी वेस्टिबुलो स्पाइनल फाइबर्स हो गए, अभी ये स्पाइनल में जा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट कर रहा है मूवमेंट हमारे हेड, नेक एंड बॉडी की इन द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस में, ठीक है। हमारे इस तरह से इसकी मदद से बैलेंस ये फाइबर्स मेंटेन करते हैं। तीसरा सेरिबेलम में, यानी कि वेस्टिबुलो सेरिबेलर फाइबर्स, ये जाहिर सी बात है हेल्प करेंगे हमारी, कोऑर्डिनेट करेंगे इनपुट इन्फॉर्मेशन टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। चौथा होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, तो ये एक्सप्लेन करता है कि नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड पैलर सीन इन वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स, एग्जाम्पल मेनियर्स डिजीज़ में। पांचवा है वेस्टिबुलर न्यूक्लिया ऑफ द ऑपोजिट साइड में भी जाहिर सी बात है इफरेंट जाएंगे। छठा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी टेम्पोरल लोब में जाएंगे, और ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द मोशन, ठीक है। ये हियरिंग में इसका कोई रोल नहीं है, मूवमेंट एंड मोशन बैलेंस, इसमें ये वेस्टिबुलर सिस्टम इन्वॉल्व है। अब लास्ट टॉपिक रह गया फिजियोलॉजी ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम, देख लेते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम कन्वीनियंटली 2 में डिवाइड हुआ है। एक पेरिफेरल है जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ से बना हुआ है, यानी सेमी सर्कुलर डक्ट्स हो गए, आर्टिकल, सैक्यूल एंड वेस्टिबुलर नर्व। दूसरा हमारा सेंट्रल होता है जो कि बना हुआ है न्यूक्लिया का और फाइबर ट्रैक्स का सीएनएस में, टू इंटीग्रेट द वेस्टिबुलर इम्पल्सेस विद द अदर सिस्टम टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर कनाल जो है ना ये हमारे रिस्पॉन्ड करेंगे हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन को एंड डिसेलरेशन को, ठीक है। तो ये 3 जो कनाल हैं ये लाई करते हैं राइट एंगल्स पे, हमने पीछे एनाटॉमी में देखा, राइट एंगल टू ईच अदर। लेकिन एक जो है ना वो लाई करता है, एक वो जो लाई करता है एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के, उसके राइट एंगल पे, तो वो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, ठीक है। दस हॉरिजॉन्टल कनाल जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा मैक्सिमम टू द रोटेशन को ऑन द वर्टिकल एक्सिस पे अगर होती है, एंड सो ऑन। यानी अगर यूँ वर्टिकल एक्सिस पे किसी की यूँ रोटेशन होती है तो जो इस तरह वाला हॉरिजॉन्टल वाला कनाल है वो ज़्यादातर सेंस करेगा। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ द 3 canals in 3 different planes, एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द हेड कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। स्टिमुलेशन सेमी सर्कुलर कनाल की प्रोड्यूस करती है निस्टैग्मस, एंड थस द डायरेक्शन ऑफ द निस्टैग्मस जो है वो डिटरमाइन होती है बाय द प्लेन ऑफ कनाल बीइंग स्टिमुलेटेड।
थस जो निस्टैगमस है ये हॉरिजेंटल होगा फ्रॉम द हॉरिजेंटल कनाल से। अगर रोटेटरी निस्टैगमस किसी को हो रहा है तो वो होता है फ्रॉम द सुपीरियर कनाल से, और जो वर्टिकल होगा वो पोस्टीरियर कनाल से। स्टिमुलस जो है ना टू द सेमी सर्कुलर कनाल इज़ द फ्लो ऑफ द एंडोलिम्फ विच डिस्प्लेसेस द क्यूपुला। एंडोलिम्फ आके इस क्यूपुला को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है। द फ्लो जो है वो टूवर्ड द क्यूपुला हो सकता है, यानी एम्पिलोपिटल, या फिर अवे भी हो सकता है इससे, जैसे कि एम्पिलोफ्यूगल, बेटर कॉल्ड अर्टिकोपिटल एंड अर्टिक्यूलोफ्यूगल। एम्पिलोपिटल जो फ्लो होता है यानी टूवर्ड, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन एम्पिलोफ्यूगल फॉर द हॉरिजॉन्टल कनाल। ठीक है। क्विक कंपोनेंट जो है निस्टैगमस का ऑलवेज ऑपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एंडोलिम्फ। थस अगर पर्सन जो है ना उसको हम रोटेट करें राइट की तरफ फॉर सम टाइम, और फिर हम उसको अचानक से रोक दें, तो फिर एंडोलिम्फ जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा, मूव कर रहा होगा राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से। डेट इज़ के एम्पिलोपिटल हो जाएगा फॉर द लेफ्ट कनाल। निस्टैगमस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और डायरेक्टेड हो जाएगा टू द लेफ्ट। याद रखें कि निस्टैगमस जो है ना वो डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एंडोलिम्फ की जानिब होगा। ठीक है, ऑपोजिट। तो एंडोलिम्फ तो है वो हमें पता है कि वो राइट की जानिब जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्टॉप किया तो वो जो निस्टैगमस जो प्रोड्यूस होगा ना वो हमेशा ऑपोजिट प्रोड्यूस होगा, लेफ्ट की जानिब। ये फिगर देखिए, इसमें दिखाया गया है रोटेशन टेस्ट एट द एंड ऑफ द रोटेशन टू द राइट। जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं तो वो जो हैं स्टॉप हो गई, लेकिन जो एंडोलिम्फ है ना उनमें वो कंटिन्यू रहा टू मूव टू द राइट, दैट इज़ के टूवर्ड द लेफ्ट एम्पुला बट अवे फ्रॉम द राइट। ठीक है, लेफ्ट एम्पुला की जानिब जा रहा है लेकिन राइट से अवे जा रहा है। तो निस्टैगमस जो है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, टू द लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब यूँ नहीं हो रहा निस्टैगमस, यूँ होगा। उसके बाद है अर्टिकल एंड सैक्यूल। अर्टिकल जो है ना ये स्टिमुलेट होता है बाय लीनियर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, या फिर ग्रेविटेशनल पुल ड्यूरिंग द हेड टिल्ट। जब हम हेड को टिल्ट करते हैं उससे, या फिर लीनियर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन से ये स्टिमुलेट होते हैं। द सेंसरी हेयर सेल्स जो है मैक्यूला के वो लाई करते हैं डिफरेंट प्लेन्स में और स्टिमुलेट होते हैं बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द हेड टिल्ट्स, जो हमने पीछे एनाटॉमी पढ़ी। तो फंक्शन जो है ना सैक्यूल का सिमिलर होता है टू दैट ऑफ द आर्टिकल। एज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्यूला दोनों ऑर्गन्स में एक ही तरह का है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन जो सैक्यूल होता है ना ये आल्सो रिस्पॉन्ड करता है साउंड वाइब्रेशंस को। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। वेस्टिबुलर सिस्टम थस रजिस्टर करता है चेंजेस हेड की पोजीशन में, लीनियर या एंगुलर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। ठीक है, इनको रजिस्टर करता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है सीएनएस की तरफ, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाकी सिस्टम से जैसे विजुअल, ऑडिटरी, सोमेटोसेंसरी यानी मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, स्किन, ये भी रिसीव होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इंटीग्रेट हो जाती है और यूज्ड होती है इन द रेगुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बॉडी पोस्चर। तो जो हमारा मेन बॉडी पोस्चर है वो इन्हीं की इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन की वजह से मेंटेन होता है। सेरिबेलम ये जो है ये भी कनेक्टेड होता है हमारे वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन से, फर्दर कोऑर्डिनेट करता है मसल की मूवमेंट्स में इन देयर रेट, रेंज, फोर्स एंड ड्यूरेशन में, और थस हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस। बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेरिबेलम का। उसके बाद है मेंटेनेंस हमारे बॉडी इक्विलिब्रियम की। अ यूजफुल क्लिनिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द इक्विलिब्रियम इज़ टू इमेजिन दैट द बैलेंस सिस्टम यानी कि वेस्टिबुलर, विजुअल और सोमेटोसेंसरी इज़ अ टू-साइडेड पुश एंड पुल सिस्टम। स्टैटिक न्यूट्रल पोजीशन में जो ईच साइड है वो कंट्रीब्यूट करती है इक्वल सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज़ द पुश एंड पुल सिस्टम ऑफ द वन साइड है वो इक्वल है टू द अदर साइड। अगर वन साइड पुल होती है मोर देन द अदर तो बैलेंस बॉडी का डिस्टर्ब हो जाएगा। मूवमेंट के दौरान जैसे कि टर्निंग हो गई, टिल्टिंग, तो या देयर इज़ अ टेम्परेरी चेंज इन द पुश एंड पुल सिस्टम में, जो कि करेक्ट हो जाता है बाय अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सेस होते हैं एंड मोटर आउटपुट से टू द आइज़। वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है, उनसे करेक्ट होता है नेक से वेस्टिबुलो सर्वाइकल रिफ्लेक्स, एंड ट्रंक एंड लिम्ब से वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्स टू मेंटेन न्यू पोजीशन ऑफ द हेड एंड बॉडी। लेकिन इफ़ एनी कंपोनेंट पुश एंड पुल सिस्टम का ऑफ द वन साइड डिस्टर्ब हो जाता है लॉन्गर टाइम के लिए किसी डिजीज़ की वजह से, वर्टाइगो एंड अटेक्सिया उसके बाद वरना डेवलप हो जाएगा, अगर ये लॉन्गर टाइम के लिए डिजीज़ की वजह से रहा डिस्टर्ब।
वर्टाइगो एंड डिजीनेस क्या है? देखिए, डिसोरिएंटेशन इन स्पेस कॉज कराएगी वर्टाइगो या डिजीनेस एंड कैन अराइज फ्रॉम द डिसऑर्डर्स ऑफ एनी ऑफ द थ्री सिस्टम, वेस्टिबुलर, विजुअल या सोमेटोसेंसरी, किसी भी इनमें से, इनकी वजह से। तो नॉर्मली जो इम्पल्सेस होती है ना, जो रीच करती है ब्रेन को फ्रॉम द थ्री सिस्टम, वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट होती हैं। अगर एनी कंपोनेंट वन साइड का इनहिबिट हो जाता है या फिर स्टिमुलेट होता है तो इन्फॉर्मेशन रीचिंग द कॉर्टेक्स इज मिसमैच्ड, resulting in disorientation and vertigo. The failure labyrinthectomy, sorry, the vestibular जो inhibition होती है on the one side, जैसे एग्जांपल acute vestibular failure हो गया, labyrinthectomy हो गई, Meniere's disease, 8th cranial nerve की sectioning हो गई, तो इनसे जो है इनहिबिशन हो रही है, वेस्टिबुलर इनहिबिशन वन साइड की, तो वर्टाइगो हो जाएगा। इसी तरह अगर स्टिमुलेशन होती है लेबिरिंथ की थर्मल या रोटेशनल स्टिमुलस की वजह से, तो भी वर्टाइगो होगा। डिजीनेस कैन सिमिलरली रिजल्ट फ्रॉम द ओक्यूलर कॉजेज से, जैसे हाई एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन या अक्यूट एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल पैरालिसिस विथ डिप्लोपिया। वर्टाइगो एंड इट्स कॉजेज जो हैं वो डिस्कस हुए हैं डिटेल में इन चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस। ये कैरेक्टराइज होती है बाय नोजिया, वॉमिटिंग, पैलर एंड स्वेटिंग ड्यूरिंग सी, एयर, बस या कार ट्रेवल इन सर्टेन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में। इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय बोथ रियल एंड अपेरेंट मोशन से, और ये थॉट हियर टू अराइज फ्रॉम द मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन रीचिंग द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई and cerebellum from the visual, labyrinthine and somatosensory system. It can be controlled by usual labyrinthine sedatives, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। That's it, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा ये अगला छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ऑडिटरी एंड अकॉस्टिक्स, ये भी कर लेते हैं। ये सेक्शन जो है ना, ये एम करेगा टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टर्म्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं हमारी ऑडियोलॉजी में और अकॉस्टिक्स में। सबसे पहले साउंड, तो हमें पता है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। साउंड वेव कंसिस्ट करती हैं कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स की ऑफ द मीडियम, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, लिक्विड या सॉलिड, जिसमें वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी साउंड की डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड है 344 मीटर में पर सेकंड से ट्रैवल करती है, और इससे ज़्यादा फास्टर लिक्विड में और इससे भी ज़्यादा फास्टर सॉलिड में। उसके बाद आती है बात फ्रीक्वेंसी, तो ये हमें पता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं पर सेकंड। देखें, यूनिट जो है ना फ्रीक्वेंसी का, ये हर्ट्स होगा, जो कि किसी जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स के बाद रखा गया है। 1000 हर्ट्स का मतलब होता है कि 1000 साइकिल्स पर सेकंड हुए हैं, ठीक है। प्योर टोन क्या है? सिंगल यानी एक फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो कहलाती है प्योर टोन। जैसे एग्जांपल साउंड 250, 500 या 1000 हर्ट्स की, तो मतलब ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड हो। इन प्योर टोन ऑडियोमेट्री वी मेजर द थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग इन डेसिबल्स फॉर वेरियस प्योर टोन्स फ्रॉम 125 टू 8000 हर्ट्स। उसमें मतलब हम डेसिबल्स में भी मेजर करते हैं इस रेंज तक। कॉम्प्लेक्स साउंड क्या होती है? साउंड विथ मोर देन वन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स साउंड। तो ह्यूमन की वॉइस जो होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स साउंड होती है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। पिच क्या होती है? अब देखिए, ये सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है जो प्रोड्यूस होती है बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हायर द फ्रीक्वेंसी होगी तो उतनी ज़्यादा पिच होगी। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ही जो है ना वो पिच को प्रोड्यूस करती है। मतलब एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। ओवरटोन क्या है? A complex sound has fundamental frequency, that is the lowest frequency at which the source vibrates. All frequencies above that tone are called overtones. The later determine the quality or the timbre of the sound. अब ओवरटोन से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा टोन, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स साउंड होती है ना, उनमें डिफरेंट साउंड होती हैं, जैसे हम ह्यूमंस में होती है, जो भी हम बात करते हैं, तो उसमें भी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी ना, उससे ऊपर वाली जितनी भी साउंड होंगी बड़ी हुई, लोवेस्ट वाली कम से कम जो नहीं, उससे भी बड़ी हुई जो, तो वो सारी जो है वो ओवरटोन्स होंगी, ठीक है। और ओवरटोन से हमें पता लगता है क्वालिटी साउंड की।
उसके बाद इंटेंसिटी क्या है? इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ साउंड विच डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। ये लाउडनेस का बता देती है हमें। यूजुअली ये डेसिबल्स में मेजर की जाती है। 1 मीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जो है ना वो कितनी होगी? अब जैसे विस्पर है तो उसकी 30 डेसिबल, नॉर्मल हम जो बातचीत करते हैं 60 डेसिबल, चिल्लाने में 90 डेसिबल, डिस्कम्फर्ट हो जाए एयर का तो 120, पेन इन द एयर में 130 डेसिबल ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है वो लाउडनेस को डिटरमाइन करती है। ये इंटेंसिटी वो स्ट्रेंथ होती है जो उसको डिटरमाइन करती है। तो लाउडनेस क्या है? लाउडनेस सब्जेक्टिव सेंसेशन है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय इंटेंसिटी। मोर द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, तो उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। वही बात दोबारा करती है बस। डेसिबल है, डेसिबल क्या है? ये 1/10 ऑफ अ बेल होता है और ये नेम हुआ है आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन। It is not an absolute figure but represent the logarithmic between the two sounds, namely the sound being described and the reference sound. तो उन दोनों के दरमियान का जो होता है ना logarithmic रेशो, वो एक वो साउंड जो डिस्क्राइब हो रही है एक रेफरेंस है, तो वो उनके रेशो को, logarithmic रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिबल यूज़ होता है। साउंड्स कैन बी मेजर्ड एज पावर, दैट इज़ के वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर एज अ प्रेशर, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑडियोलॉजी में जो है ना वो साउंड मेजर होती है एज अ साउंड प्रेशर लेवल, SPL, ठीक है, साउंड प्रेशर लेवल। ये कंपेयर की जाती है विद रेफरेंस साउंड के साथ जिसको भी SPL होता है। कितना होता है? 0.00029 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम 20 माइक्रोन पास्कल भी कह सकते हैं, माइक्रो पास्कल। तो ये इतनी उस रेफरेंस साउंड की होती है जो कि रफली कोरिस्पोंड करती है टू द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स एट 1000 हर्ट्ज। रफली मतलब उस थ्रेशोल्ड तक ये कोरिस्पोंड करती है, उतनी होती है। डेसिबल नोटेशन इंट्रोड्यूस हुई ऑडियोलॉजी में टू अवॉइड डीलिंग विद लार्ज फिगर्स ऑफ द साउंड प्रेशर लेवल, SPL, यानी इतने ज़्यादा लार्ज जो फिगर्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए 0.0002 डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर द नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग टू 200 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर विच कॉजेस पेन इन द ईयर। द लेटर इज़ 10 लाख टाइम्स द फॉर्मर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वैल्यूज़ मुश्किल हो रही थी तो डेसिबल आ गया। फॉर्मूला क्या है डेसिबल का? साउंड ऑफ डेसिबल जो है वो होता है 10 log पावर ऑफ S1 बाय पावर ऑफ S0। ये साउंड बीइंग डिस्क्राइब्ड है और ये रेफरेंस साउंड है, इनका जो है रेशियो 10 log। यहाँ 10 log साउंड प्रेशर लेवल ऑफ साउंड बीइंग डिस्क्राइब्ड उसका स्क्वायर, और साउंड प्रेशर लेवल रेफरेंस साउंड का भी स्क्वायर, क्योंकि पावर जो है साउंड की वो प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर ऑफ द साउंड प्रेशर लेवल, या फिर हम कह सकते हैं 20 log SPL ऑफ साउंड बीइंग डिस्क्राइब्ड एंड SPL ऑफ साउंड रेफरेंस साउंड। तो अगर जो साउंड जो है ना उसको साउंड प्रेशर लेवल 1000 का है, दैट इज़ कि 10⁻³ टाइम्स है द रेफरेंस साउंड, तो वो एक्सप्रेस होगा एज 20 × 3 इज़ 60 डेसिबल। इसी तरह अगर साउंड जो है वो 10 लाख की यानी 10⁻6 टाइम्स की है द रेफरेंस साउंड, SPL इज़ एक्सप्रेस सिंपली एज 120 डेसिबल एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब नॉइज़ क्या है? नॉइज़ इट इज़ डिफाइंड एज ए पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स साउंड। 3 तरह की नॉइज़ होती हैं, है वैसे ये ए पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स साउंड ही है, ठीक है। वाइट नॉइज़ होती है, नैरो बैंड नॉइज़ एंड स्पीच नॉइज़। वाइट नॉइज़ क्या होती है? इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं इन द ऑडिबल स्पेक्ट्रम एंड इज़ कंपेरेबल टू द वाइट लाइट, जो इसमें सारे कलर्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम जो उस तरह से कंपेरेबल है। तो इट इज़ अ ब्रॉड बैंड नॉइज़ और ये मास्किंग के लिए यूज़ होती है। फिर है नैरो बैंड नॉइज़, तो ये वाइट नॉइज़ है विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज अबव एंड बिलो द गिवन नॉइज़ फिल्टर्ड आउट। थस इसको जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो स्मॉलर होगी देन द ब्रॉड बैंड वाइट नॉइज़, ठीक है। इसमें स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज होंगी और ये यूज़ होती है टू मास्क द टेस्ट फ्रीक्वेंसी इन प्योर टोन ऑडियोमीट्री, ठीक है। प्योर टोन ऑडियोमीट्री में जो प्योर टोन हमने कहा था एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है, उसमें मतलब ये वाली साउंड जो है यूज़ होती है टू मास्क द टेस्ट फ्रीक्वेंसी, टेस्ट वाली फ्रीक्वेंसी को मास्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी होती है स्पीच नॉइज़। अब ये जो नॉइज़ है इसको फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन द स्पीच रेंज 300 to 3000 हर्ट्ज़, और इसमें जो है सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो फिल्टर्ड आउट हो जाएंगी।
इसमें जो है वो अबव एंड बिलो द गिवन नॉइज़ फ़िल्टर हो रही थी, इसमें सारी फ़िल्टर होंगी, ठीक है। और इसका बस ये याद रखें कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट के कंपेरेबल होता है और इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। उसके बाद है मास्किंग। मास्किंग है क्या, ये एक फिनोमेना होता है टू प्रोड्यूस इनऑडिबिलिटी ऑफ वन साउंड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अनदर, ठीक है। तो उसको दूसरी की मौजूदगी में एक वाली की इनऑडिबिलिटी कर दें। इन क्लिनिकल ऑडियोमेट्री वन ईयर जो है इज़ केप्ट बिजी बाय अ साउंड, जबकि जो अदर होगा उसको हम टेस्ट करेंगे। मास्किंग ऑफ द नॉन टेस्ट ईयर जो होगा उसको जिसको हम बिज़ी रख रहे हैं नॉन टेस्ट ईयर को, उसकी जो मास्किंग है वो ज़रूरी होती है इन ऑल बोन कंडक्शन टेस्ट, बट फॉर एयर कंडक्शन टेस्ट इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द डिफरेंस ऑफ द हियरिंग बिटवीन टू ईयर्स एक्सीड 40 डेसिबल। तो एयर कंडक्शन टेस्ट वाले में अगर 40 डेसिबल से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मास्किंग करें, वरना हमें बोन कंडक्शन वाले सारे टेस्ट में मास्किंग जो है करनी होगी नॉन टेस्ट ईयर की, ज़रूरी है। उसके बाद है साउंड प्रेशर लेवल। SPL साउंड का जो होता है ना डेसिबल्स में 20 टाइम्स होता है लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ द प्रेशर ऑफ अ साउंड टू रेफरेंस प्रेशर, ठीक है। 20 टाइम्स होगा। रेफरेंस प्रेशर जो है वो इसी वैल्यू में लिया जाएगा जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, या फिर 20 माइक्रोपास्कल भी कह सकते हैं, फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज़, और रिप्रेजेंट करता है द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इन नॉर्मली हियरिंग यंग एडल्ट्स, ठीक है। रेफरेंस वाला जो है ना वो नॉर्मल हियरिंग यंग एडल्ट्स को जो है उसका वो थ्रेशोल्ड बताता है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है इन नॉर्मल हियरिंग, जो नॉर्मल पर्सन हियर करता है फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज़, लेकिन जो रूटीन ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग है ओनली 125 to 8,000 हर्ट्ज़ आर इवेल्युएटेड, ठीक है। उन टेस्टिंग में जो है इतनी होती है, वरना हम इतनी सुन लेते हैं। उसके अलावा स्पीच फ्रीक्वेंसी 500, 1000, 2000 हर्ट्ज़ की कहलाती हैं स्पीच फ्रीक्वेंसीज, एज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन वॉइसेज जो है ना वो फॉल करती हैं इसी रेंज में। PTA यानी कि प्योर टोन एवरेज इज़ द एवरेज थ्रेशोल्ड हियरिंग का इन दीज 3 स्पीच फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इन तीनों स्पीच फ्रीक्वेंसीज जो है ये 3 वाली, तो इनमें जो है एवरेज इनका जो थ्रेशोल्ड होता है ना उसको हम PTA कहते हैं, प्योर टोन एवरेज। इट रफली कोरिस्पोंड्स टू द स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, जितना मतलब वो रिसेप्शन कितनी हो रही है स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड की, उतना वो कोरिस्पोंड करेगा, ठीक है। फिर ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, दैट इज़ कि जो फेंटेस्ट इंटेंसिटी है विच नॉर्मल हेल्दी पर्सन कैन हेयर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO ने अडॉप्ट किया अ स्टैंडर्ड फॉर दिस विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ ज़ीरो लेवल ऑन द ऑडियोमीटर। अकॉर्डिंग टू ISO जो ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो होता है ना ये मीन वैल्यू होती है ऑफ मिनिमल ऑडिबल इंटेंसिटी इन अ ग्रुप ऑफ नॉर्मली हियरिंग हेल्दी यंग एडल्ट्स, यानी एक मिनिमल ये ऑडिबल इंटेंसिटी होती है जो कि कोई हेल्दी एडल्ट सुन सकता है, ज़ीरो, ठीक है, ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो। उसके बाद हियरिंग लेवल, ये साउंड प्रेशर लेवल होता है प्रोड्यूस्ड बाय ऑडियोमीटर एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, और ये मेजर होता है डेसिबल्स में विथ रेफरेंस टू ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो। इफ़ एन ऑडियोमीटर डिलीवर करता है साउंड को 70 डेसिबल्स पे तो ये रिप्रेजेंट होगा एज 70 डेसिबल हियरिंग लेवल, यानी कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ऑडियोमीटर जो है वो कितना साउंड प्रेशर लेवल SPL कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो हियरिंग लेवल है। उसके बाद होता है सेंसेशन लेवल, ये होता है थ्रेशोल्ड के ऊपर का, यानी कि लेवल ऑफ द साउंड अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल, जितना वो सुन सकता है ना उसका जो थ्रेशोल्ड होता है सुनने का उससे अबव वाले को सेंसेशन लेवल कहते हैं। अगर किसी को हम टेस्ट करें 40 डेसिबल सेंसेशन लेवल पे, इसका मतलब है कि उसको टेस्ट किया गया 40 डेसिबल अबव हिज थ्रेशोल्ड, ठीक है, क्योंकि अबव होता है सेंसेशन लेवल। नॉर्मल लोगों के लिए ये साउंड जो है वो होगी 0 + 40 दैट इज़ कि 40 डेसिबल हेयरिंग लेवल, लेकिन वन विद द हेयरिंग लॉस जिसको वाई से 30 डेसिबल तो उसके लिए होगी 30 + 40 यानी कि 70 डेसिबल उसका हेयरिंग लेवल होगा। इन अदर वर्ड्स जो सेंसेशन लेवल है ना ये रेफ़र करता है साउंड जो कि प्रोड्यूस करे सेम सेंसेशन एज इन नॉर्मली हियरिंग पर्सन, उतनी साउंड जो कि उसी तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करे सेम सेंसेशन जैसे कि वो नॉर्मल सुनने वालों में करती है, तो वो उसकी सेंसेशन लेवल है। स्पीच ऑडियोमेट्री में डिस्क्रिमिनेशन स्कोर टेस्ट होते हैं एज 30 to 40 डेसिबल सेंसेशन लेवल। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जो है वो एलिसाइट होता है विद द साउंड ऑफ 70 to 100 डेसिबल सेंसेशन लेवल। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स आगे पढ़ेंगे। MCL क्या है, मोस्ट कंफर्टेबल लेवल, ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है जो कि मोस्ट कंफर्टेबल होती है किसी पर्सन के लिए।
लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल क्या है? ये लेवल ऑफ साउंड है जो प्रोड्यूस करे डिस्कम्फर्ट एयर में। ये यूजुअली 90 से 105 डेसिबल सेंसेशन लेवल का होता है। ये इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल किसी पर्सन का। जब हम उसको हेयरिंग एड दे रहे हैं तो हमें ये मालूम करना ज़रूरी होता है कि हम उसका लाउडनेस डिस्कम्फर्ट फाइंड करें। डायनेमिक रेंज क्या है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मोस्ट कंफर्टेबल लेवल एंड द लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल, दोनों का डिफरेंस। डायनेमिक रेंज जो है वो कम हो जाती है पेशेंट्स में विद पॉजिटिव रिक्रूटमेंट फिनोमिना, जैसा कि होता है इन केस ऑफ कोक्लियर टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। तो उस हेयरिंग लॉस में इनका ये जो है डायनेमिक रेंज कम हो जाता है। ठीक है। साउंड लेवल मीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द लेवल ऑफ द नॉइज़ एंड अदर साउंड्स। साउंड लेवल मीटर्स जो है उनको डिफरेंट वेइंग नेटवर्क्स होते हैं, ए बी या सी, जैसे कि फॉर डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर। जब डिस्क्राइब करें अ साउंड को मेजर्ड बाय अ साउंड लेवल मीटर, तो वेटिंग नेटवर्क मस्ट बी इंडिकेटिव। नॉइज़ लेवल ऑफन एक्सप्रेस होते हैं डेसिबल ए, जो रेफर करता है साउंड प्रेशर लेवल मेजर्ड विथ ए नेटवर्क, जबकि वेयर द लो एंड extremely high frequencies are given much less weightage compared to those in the middle range, which are more important and are responsible for noise induced hearing loss। यानी कि इसमें जिनकी फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं, एक्सट्रीमली हाई, और लो होती हैं, उनको हम कम वेटेज देते हैं कंपेयर टू दोज इन द मिडल रेंज वाली से। ठीक है। क्योंकि वो जो मिडिल रेंज वाली जो होती है ना, एक लो हो गई एक हाई हो गई, जो मिडिल रेंज वाली है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में। ठीक है। दैट्स इट। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।